हेलो, आप सभी का स्टडी विद संतोष में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और अब देखते हैं चौथा चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक। अब अपन देखते हैं कार्बन की विशेषताएं क्या क्या होती है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसे C से दर्शाते हैं। कार्बन की ज्योमितीय समचतुष्फलकीय होती है। मतलब जो इनकी ज्योमिति का मतलब होता है, जो संरचना होती है वो समचतुष्फलकीय होती है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है और यह अपनी चारों संयोजकता को पूरी करने के लिए यौगिकों के साथ एकल बंध, द्वि एवं त्रिबंध बनाकर अणुओं का निर्माण करते हैं। कार्बन के 3 प्राकृतिक समस्थानिक हैं। एक तो C6 12 मतलब C13 और C14 मतलब 3 इसके समस्थानिक हैं। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कार्बन में आबंध सहसंयोजी आबंध, इसके बारे में देखते हैं क्या है। आयनिक यौगिकों के अलावा अनेक ऐसे यौगिक भी होते हैं जिनके अणुओं के आयन नहीं होते हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन आदि। इन सभी अणुओं के प्रत्येक परमाणु ऐसे रासायनिक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं जिनकी उत्पत्ति आबंधित परमाणुओं के मध्य एक या एक से अधिक संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा संपन्न होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं हाइड्रोजन का अणु। हाइड्रोजन का अणु देखो, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, अतः इसके के कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तथा के कोष को भरने के लिए इसको एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः हाइड्रोजन के 2 परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर हाइड्रोजन का अणु बनाते हैं। ठीक है। अब अपन इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। देखो, जैसे हाइड्रोजन है तो ये अपनी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कैसे करता है, इसमें देखते हैं। देखो, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन मिलकर एकल बंध बनाते हैं और ये मतलब इनके अंदर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और ये H2 बना लेते हैं। ठीक है। उसी प्रकार क्लोरीन का अणु, क्लोरीन के एक अणु में 2 क्लोरीन परमाणु होते हैं। 2 क्लोरीन परमाणु अपने अष्टक को इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी से पूर्ण करते हैं। अब अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो क्लोरीन होता है उसके कैसे होता है, अणु कैसे होता है। देखो, जैसे अपन ने ये लिया क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन विन्यास 7 है तो अपने 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लिए और 7 यहाँ, तो इनके साझेदारी का ये सिंगल बॉन्ड बना और मतलब इनके अंदर सिंगल बॉन्ड बनाकर ये Cl2 बन गया। ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब इस प्रकार देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अणु, अब देखते हैं ऑक्सीजन का अणु। ऑक्सीजन अणु में 2 ऑक्सीजन परमाणु एक दूसरे से आबंध करते समय 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपने अष्टक को पूर्ण करते हैं एवं द्वि आबंध बनाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं अपन, इस प्रकार होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन नाइट्रोजन का अणु। अब देखते हैं नाइट्रोजन का अणु। देखो, नेक्स्ट है अपने पास नाइट्रोजन का अणु। नाइट्रोजन अणु में 2 नाइट्रोजन के परमाणु के बीच एक त्रिबंध होता है क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-5 होता है। इन्हें अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। देखो, अब अपन देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ये इसका एग्जाम्पल है पूरा। ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट मीथेन का अणु देखते हैं अब कि मीथेन का अणु क्या है। मीथेन का अणु देखते हैं। मीथेन कार्बन का एक यौगिक है। ईंधन के रूप में मीथेन का बहुत अधिक उपयोग होता है। मीथेन का सूत्र CH4 है। इसमें कार्बन की संयोजकता 4 है। उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए
कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ करता है। देखो ये मीथेन का अणु है, ठीक है। उसी प्रकार अब अपन नेक्स्ट देखते हैं सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं। सहसंयोजी आबंध देखो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। अब अपन देखते हैं सहसंयोजी आबंधों के गुण। इनका अंतराणुक बल कम होता है। नेक्स्ट गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में अपनी नेक्स्ट हेडिंग है कार्बन के अपर रूप। देखते हैं कार्बन के अपर रूप कौन कौन से होते हैं। किसी तत्व के वे भिन्न रूप जिनके रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं जबकि भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। ठीक है। अब देखते हैं हीरा। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होकर एक दृढ़ त्रियामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। देखो यह कार्बन का अति शुद्ध रूप है। यह विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में देखते हैं। देखो ग्रेफाइट काले धूसर रंग का मुलायम पदार्थ होता है। ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील पदार्थ होता है। यह चमकीला पदार्थ होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन फुलरीन। क्या है फुलरीन के बारे में देखते हैं। देखो फुलरीन की संरचना एक फुटबॉल की तरह होती है। अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार बकमिंस्टर फुलर के नाम पर इसका नाम फुलरीन रखा गया। फुलरीन गोल गुंबद के समान लगते हैं। C60 सर्वाधिक स्थायी फुलरीन है जिसे बकमिंस्टर फुलरीन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में आते हैं संतृप्ति यौगिक। क्या होते हैं संतृप्ति यौगिक। देखो कार्बन परमाणु के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। अब अपन देखते हैं असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं। द्विबंध अथवा त्रिबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। अब देखते हैं हाइड्रोकार्बन। कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे देखो CH4 C2H6 और C2H4 C2H2 इत्यादि। हम नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति क्या है पहले इसका पूरा नाम देखते हैं क्या होता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर ऑफ एप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब बोले तो इसका होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। हिंदी में होता है अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन संघ। देखो इस पद्धति के अनुसार सभी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जा सकता है। इस पद्धति के अनुसार कुछ सरल कार्बनिक यौगिक जैसे एल्केन एल्किन एल्काइन का नामकरण निम्नानुसार किया जा सकता है जाता है। अब देखते हैं अपन पहला पॉइंट देखते हैं इसमें हाइड्रोकार्बन के नामकरण में कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर उसका पूर्व लगन लिखा जाता है। सेकंड है अणु में उपस्थित बंध के आधार पर उसका अनुलग्न लिखा जाता है। और अब थर्ड देखते हैं। देखो थर्ड है पूर्व लगन व अनुलग्न को जोड़कर हाइड्रोकार्बन का पूरा नाम लिखा जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं पूर्व लगन का निर्धारण कैसे करते हैं देखते हैं। देखो अणु ये होती है अणु में कार्बन की परमाणु संख्या और पूर्व लगन क्या लगाए जाते हैं। जैसे C1 होता है उसके लिए लगाते हैं मेथ। C2 मतलब कार्बन की संख्या 2 होती है तो एथ लगाते हैं। C3 इसके लिए प्रोप।
C4 के लिए ब्यूट, C5 के लिए पेंट और C6 के लिए हेक्स का प्रयोग करते हैं। देखो C6 के लिए एक्स का प्रयोग, उसी प्रकार C7 के लिए हेप्ट का, C8 के लिए ओक्ट का, C9 के लिए नॉन का और C10 के लिए डेक का किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट अनुलग्न का निर्धारण। अनुलग्न का निर्धारण कैसे किया जाता है देखते हैं। देखो अणु में कार्बन कार्बन के मध्य बंध का प्रकार कौन सा है, इसमें ये है अनुलग्न। एल्केन श्रेणी में एकल बंध पाया जाता है, इस प्रकार देखो ये एकल बंध है, और उसमें अनुलग्न लगाते हैं एन। एल्केन श्रेणी में द्विबंध मतलब द्विआबंध इस प्रकार पाया जाता है, और उसमें अनुलग्न लगाते हैं इन। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं एल्काइन श्रेणी। एल्काइन श्रेणी होती है, उसके अंदर कार्बन कार्बन के अंदर त्रिबंध पाया जाता है ऐसे, और अनुलग्न लगाते हैं आयन। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं एल्केन का नामकरण। अब पढ़ते हैं एल्केन का नामकरण। देखो इस श्रेणी में यौगिकों का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है तथा इन्हें संतृप्त यौगिक या पैराफिन्स भी कहते हैं। ठीक है, इनको पैराफिन्स के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं अपन नामकरण के नियम क्या क्या है। नामकरण के नियम देखो, सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। मुख्य श्रृंखला के बाहर रहे समूह को प्रतिस्थापी समूह कहते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं अपन नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या है। यदि दो या दो से अधिक समान लंबाई की सर्वाधिक लंबी श्रृंखलाएं हो तो अधिक प्रतिस्थापी युक्त श्रृंखला का चयन किया जाता है। इसके बाद में देखते हैं थर्ड पॉइंट, नाम लिखते समय प्रतिस्थापियों का नाम सबसे पहले लिखा जाता है एवं उनके पूर्व लगन का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। फोर्थ पॉइंट है प्रतिस्थापियों का अंकन। देखो प्रतिस्थापियों को कम अंक दिए जाते हैं। यदि दो प्रतिस्थापियों को समान अंक मिल रहे हो तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले प्रतिस्थापी को कम अंक दिया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका फिफ्थ पॉइंट। देखो नाम लिखते समय अंकों के मध्य कोमा तथा अंक व नाम के मध्य हाइफन का प्रयोग किया जाता है। हाइफन का मतलब होता है ऐसा चिन्ह, मतलब माइनस का चिन्ह होता है उसको हाइफन का बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सिक्स पॉइंट। यदि एक से अधिक समान प्रतिस्थापी हो तो उनकी संख्या दर्शाने के लिए नीचे दी गई सारणी अनुसार लिखते हैं। कैसे लिखते हैं देखते हैं। एक प्रतिस्थापी समूह के लिए मोनो का यूज करते हैं, दो प्रतिस्थापी समूह के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, पांच के लिए पेंटा और 6 के लिए हेक्सा का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार देखो 7 के लिए हेप्टा का, 8 के लिए ओक्टा का और 9 के लिए नोना का और 10 के लिए डेका का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अपन। देखो महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी कौन कौन से हैं इनके बारे में देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी देखो ये होता है मेथिल बोलते हैं इसको। ये जैसे दो कार्बन है इसके अंदर CH2 CH3 मतलब इसको बोलेंगे एथिल। देखो इसमें 3 कार्बन है 1 2 एंड 3 तो ये हो जाएगा प्रोपिल। उसी प्रकार इसमें देखो दो मेथिल समूह जुड़े हुए हैं इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल। फिर उसी प्रकार इसमें 1 कार्बन 2 3 4 इसको बोल देंगे ब्यूटिल। ठीक है, और ये मतलब ये पूर्व लगन होते हैं ये आयोडो फ्लोरो नाइट्रो इस प्रकार। अब इसके बाद में अपन देखते हैं और ये हो गया क्लोरो, ये भी पूर्व लगन है ब्रोमो। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं कार्बन तथा हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिकों के सूत्र और संरचनाएं। इनके सूत्र और संरचनाएं कैसी होती है। देखो कार्बन परमाणु की संख्या यदि 1 है तो वो उसका सूत्र बनता है एल्केन श्रेणी में मेथेन का और उसका सूत्र होता है CH4। जब अपन इसकी संरचना खोलेंगे तो 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन ये इसकी संरचना हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार अपन
दूसरे नंबर पे देखते हैं एथेन, मतलब इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H6। जब अपन CnH2n+2 में रखेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा C2H6 और इसकी संरचना ये हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं 3 नंबर प्रोपेन। प्रोपेन का सूत्र ये हो जाएगा और इसकी संरचना ये हो जाएगी। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं, 4th नंबर पे है ब्यूटेन। 4th नंबर पे है ब्यूटेन, इसका ये सूत्र हो जाएगा और ये संरचना हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं एल्केन का नामकरण। देखो अब देखते हैं एल्केन का नामकरण। इस श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र CnH2n है। इन यौगिकों में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है, अतः सर्वाधिक छोटे एल्कीन में कम से कम 2 कार्बन उपस्थित रहेंगे। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके नामकरण के नियम क्या क्या है। कार्बन की द्विबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है, इसे मुख्य श्रृंखला कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दूसरा। देखो मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन उस दिशा से करते हैं जिधर से द्विबंध को कम से कम अंक मिले। थर्ड, अन्य नियम एल्केन के नामकरण के अनुसार होते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे CH2 और ये डबल बॉन्ड हो गया और CH2 है, मतलब एथीन का फॉर्मूला हो गया। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब 3 कार्बन है, 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं और डबल बॉन्ड है, मतलब ये हो गया प्रोपीन। उसी प्रकार अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट एग्जांपल। देखो ये CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब 1 पे ब्यूटिल है, मतलब डबल बॉन्ड है और 1 ब्यूटीन हो गया, ठीक है। इसमें देखते हैं, मतलब 2 पे डबल बॉन्ड है ना ये, तो इसको नाम दे दिया 2 ब्यूटीन, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4 और 4 को बोलते हैं ब्यूटीन। उसी प्रकार नेक्स्ट है ये, मतलब CH2CH डबल बॉन्ड CH फिर CH3, मतलब 1 नंबर पर क्लोरीन जुड़ा है तो इसको बोल दिया पूर्व लगन होता है, तो 1 क्लोरो और 2 पर ब्यूटीन, मतलब 2 पर डबल बॉन्ड है तो 2 ब्यूटीन हो गया, ठीक है। उसी प्रकार अब नेक्स्ट देखते हैं एल्काइन का नामकरण। नेक्स्ट है एल्काइन का नामकरण, देखते हैं एल्काइन का नामकरण क्या क्या है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इनको भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इन यौगिकों को कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है। इस श्रेणी का लघुत्तम सदस्य भी 2 कार्बन का होता है। इस श्रेणी का अनुलग्न आयन होता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट इसके नामकरण के नियम क्या क्या हैं। नियम देखते हैं कि नामकरण के नियम क्या क्या है। देखो पहला नियम है, कार्बन की त्रिबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है, इसे मुख्य श्रृंखला कहते हैं। मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन उस छोर से करते हैं जिस तरफ से त्रिबंध को कम से कम अंक मिले। थर्ड पॉइंट है, यदि श्रृंखला में एक से अधिक त्रिबंध हो तो क्रमशः डाई ट्राई इत्यादि शब्दों का प्रयोग उनकी संख्या को दर्शाने के लिए करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, उदाहरण देखते हैं अपन। देखो 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 CH और ये भी CH है, मतलब 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं एथ, और इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा एथाइन हो जाएगा, एथ प्लस आइन जोड़ के, ठीक है। उसी प्रकार ये प्रोपाइन और इस ये हो जाएगा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पे जुड़ा है तो 1 ब्यूटाइन, और ये 2 नंबर पर जुड़ा है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा 2 ब्यूटाइन, और 4 क्लोरो 1 ब्यूटाइन, मतलब 4 नंबर पर क्या जुड़ा है, 4 पर क्लोरो है, इसमें जुड़ नहीं रहा है तो अपन 4 नंबर ये है तो 4 नंबर पर ऐसे लिख देंगे Cl, ऐसे जोड़ के, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 क्लोरो और 1 पर ब्यूटाइन, ठीक है। तो ये इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं
समजातीय श्रेणी क्या होती है? समजातीय श्रेणी देखो, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, समजातीय श्रेणी कहलाती है। अब अपन देखते हैं कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। देखो, प्रकार्यात्मक समूह की प्रकृति के आधार पर पूर्व लगन या अनुलगन के द्वारा संशोधित करके यौगिकों का नाम उनकी कार्बन श्रृंखलाओं पर आधारित होता है। अब नामकरण के नियम देखते हैं। यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करते हैं। प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति में इसको पूर्व लगन अथवा अनुलगन के साथ यौगिकों के नाम में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, प्रकार्यात्मक समूह को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। पहले नंबर पर है हैलोजन। यदि कार्बन श्रृंखला में प्रकार्यात्मक समूह हैलोजन है तो यहाँ पूर्व लगन क्लोरो ब्रोमो आयोडो इत्यादि लगता है। एग्जाम्पल देखते हैं। CH3Cl मतलब क्लोरोमीथेन। इसी प्रकार देखो CH3CH2 CH2 CH2 और Br मतलब ब्रोमोब्यूटेन हो जाएगा। 4 कार्बन है इसलिए ब्रोमोब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है। अब अपन देखते हैं एल्कोहल। यदि कार्बन श्रृंखला में प्रकार्यात्मक समूह एल्कोहल OH उपस्थित हो तो यहाँ अनुलगन OL लगाते हैं। ठीक है, अनुलगन OL। अब एग्जाम्पल देखते हैं। CH3CH2OH मतलब एथेनॉल। उसी प्रकार CH3CH2CH2CH2CH2 और OH मतलब ये हो गए पेंटेनॉल, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या 5 है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन थर्ड नंबर पे एल्डिहाइड। यदि कार्बन श्रृंखला में प्रकार्यात्मक समूह एल्डिहाइड CHO उपस्थित है तो यहाँ अनुलगन AL लगाते हैं। ठीक है। देखो, मतलब CH3CHO ये हो गया एथेनॉल, क्योंकि कार्बन की संख्या 1 है और मतलब इसमें एल्डिहाइड क्या है? एल्डिहाइड समूह CHO है तो ये हो जाएगा एथेनॉल। अब देखो CH3CH2CH2CHO मतलब ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल, क्योंकि 4 कार्बन है और CHO जुड़ रहा है तो ये सही हो जाएगा मतलब ब्यूटेनॉल। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन कीटोन। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे कीटोन। यदि कार्बन श्रृंखला में प्रकार्यात्मक समूह C डबल बॉन्ड O मतलब ये ऐसा जुड़ा हुआ हो तो ये होता है अनुलगन ओन लगाते हैं इसके अंदर। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे CH3 ये कीटोन का समूह और ये CH3 मतलब ये हो जाएगा प्रोपेनोन, क्योंकि ओन अपन क्या लगाते हैं इसके अंदर? अनुलगन का यूज करते हैं। उसी प्रकार CH3CH2CO और ये हो जाएगा CH3 मतलब ये हो जाएगा ब्यूटेनोन। ठीक है। अब देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। यदि कार्बन श्रृंखला में प्रकार्यात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये होता है प्रतीक उपस्थित हो तो यहाँ अनुलगन ओइक अम्ल लगाते हैं। ठीक है। यदि ये हुआ तो अपन इसका क्या लगाते हैं? अनुलगन ओइक अम्ल लगाते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल देखो, ये HC डबल बॉन्ड OH मतलब ये हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। उसी प्रकार इसमें भी ऐसे जुड़ा है तो ये हो जाएगा 3 कार्बन के साथ में C डबल बॉन्ड OH जुड़ा है वो है तो मतलब ये हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है। उसी प्रकार अब देखते हैं द्विआबंधित हाइड्रोकार्बन। यदि हाइड्रोकार्बनों में द्विआबंध उपस्थित होता है तो ऐसे हाइड्रोकार्बनों को एल्किन कहते हैं। इसमें अनुलगन ईन लगता है। अब अपन इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है? देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब एथीन हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार देखो ये CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड और ये CH2 है मतलब ये पेंटीन हो जाएगा। कार्बन की संख्या 5 है इसके अंदर। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में। देखो, नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। पहला है इसमें दहन। कार्बन तथा अन्य हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ दहन करने पर ऊष्मा प्रकाश एवं कुछ यौगिक बनाते हैं। जैसे कार्बन दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य हाइड्रोकार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में इनके एग्जाम्पल।
इनके एग्जाम्पल क्या है, मतलब C+O2 ये हो जाएगा CO2 और साथ में ऊष्मा व प्रकाश देगा। जैसे CH4 और O2 ये हो जाएगा CO2 H2 साथ में ऊष्मा और प्रकाश का निर्माण होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन। दहन करने पर कार्बन यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रियाएं भी होती हैं जिनमें अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो CH3CH2OH मतलब ये हो गया सारी KMnO4 और प्लस में ऊष्मा और अम्लीकृत K2Cr2O7 प्लस ऊष्मा, इससे बोलते हैं K2Cr2O7 को बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, और ये इसका निर्माण हो गया CH3COOH मतलब एसिटिक अम्ल का। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीकारक क्या होते हैं। कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में अपन इसके एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या है। देखो एक तो पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4 और एक पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब K2Cr2O7 हो गया। अब इसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट संकलन अभिक्रिया। थर्ड नंबर पर है संकलन अभिक्रिया। देखो इस अभिक्रिया में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। उत्प्रेरक के कारण प्रक्रिया की गति तीव्र हो जाती है, लेकिन यह अभिक्रिया की रासायनिक क्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके एग्जाम्पल। देखें तो एग्जाम्पल ये हो गया, निकल उत्प्रेरक ले लिया, ये हाइड्रोजन और इसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में जो निकल उत्प्रेरक होता है उसका उपयोग क्या है। ठीक है, तो वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदलने के लिए निकल उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। अब फोर्थ नंबर पर है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यंत अनभिकृत होते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणु का प्रतिस्थापन करती है, इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट इसको बाद में देखते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है CH4 और Cl2 मतलब सूर्य के प्रकाश द्वारा CH3Cl और HCl का निर्माण हो गया। अब इसके बाद में है, देखो कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। पहला है एथेनॉल। एथेनॉल के मुख्य गुण निम्न प्रकार हैं। देखते हैं एथेनॉल के भौतिक गुण। देखो पहला गुण है इसका, शुद्ध एथेनॉल एक रंगहीन द्रव्य होता है, इसे एल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, इसे एल्कोहल भी कहते हैं। नेक्स्ट, यह एक अच्छा विलायक है, इसलिए इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि औषधियों में होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट। देखो एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। इसका गलनांक 156 केल्विन जबकि क्वथनांक 351 केल्विन होता है। अब अपन देखते हैं एथेनॉल की रासायनिक गुणधर्म। एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म, इसमें पहला है दहन। एथेनॉल वायु में नीली लौ के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। देखो ये एथेनॉल हो गया ऑक्सीजन और ये मतलब CO2 और H2O का निर्माण हो गया। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अभिक्रिया, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में अभिक्रिया। तो देखो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। देखो ये इसको एसिटिक अम्ल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट है एथेनोइक अम्ल से अभिक्रिया। तो एथेनोइक अम्ल से अभिक्रिया पढ़ते हैं। एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एथिल एथेनोएट एवं जल प्रदान करते हैं। एल्कोहल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की परस्पर अभिक्रिया के
फलस्वरूप जो यौगिक निर्मित होते हैं उन्हें एस्टर कहते हैं। ठीक है, तथा इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। जैसे C2H5OH की अभिक्रिया CH3COH एसिटिक अम्ल के साथ में करवाई तो इसका निर्माण हो गया, इसको बोलते हैं एथिल एथेनोइड, और साथ में जल का निर्माण हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में फोर्थ पॉइंट है अपना सोडियम से क्रिया। एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। अभिक्रिया के पश्चात सोडियम एथोक्साइड का निर्माण होता है। इस प्रकार इसकी ये अभिक्रिया हो गई और ये सोडियम एथोक्साइड का निर्माण हो गया। अब देखते हैं एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल के बारे में पढ़ते हैं। देखो एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुण धर्म पढ़ते हैं। अब इसमें पहला है एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह से संबंध रखता है। एसिटिक अम्ल के 3-4% विलयन को सिरका कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है। ठीक है, अब देखते हैं एथेनोइक अम्ल जल में विभिन्न अनुपातों में घोला जा सकता है। यह रंगीन एवं तीक्ष्ण गंध वाला होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। इसमें पहला है एस्टरीकरण अभिक्रिया। एथेनोइक अम्ल किसी भी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। देखो यह इसकी अभिक्रिया हो गई। अब अपन देखते हैं क्षारक के साथ अभिक्रिया। खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके सोडियम एथेनोइड बनाता है। ठीक है, यह इसकी अभिक्रिया हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। देखो एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न लवण को सोडियम एसीटेट कहते हैं। अब नेक्स्ट ये दोनों इसकी अभिक्रिया हैं, इनको कर लेना। अब इसके बाद में देखते हैं साबुन और अपमार्जक। साबुन के बारे में देखते हैं। साबुन बहुत पुराने अपमार्जक हैं जिन्हें तेल तथा वसा को सार द्वारा जल अपघटन करके बनाया जाता है। इस अभिक्रिया में साबुन उच्च वसा अम्लों जैसे स्टीयरिक अम्ल, ओलिक अम्ल तथा फोमेटिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण तथा ग्लिसरीन बनते हैं। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं अपन ये साबुनीकरण अभिक्रिया हो गई, देख लेना इसको एक बार। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नोट लिख रखा है साबुन कोलाइडी अवस्था में रहता है। सोडियम तथा पोटेशियम लवण जल में विलय होने के कारण इनका उपयोग स्वच्छीकारक क्रिया में किया जाता है। नेक्स्ट ऊपर देखते हैं। देखो सोडियम साबुनों की तुलना में पोटेशियम साबुन त्वचा के लिए कोमल होते हैं तथा जल में अधिक विलय होते हैं। इसी कारण शेविंग क्रीम, शैम्पू तथा नहाने का साबुन बनाने में पोटेशियम लवणों का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अपमार्जक। अपमार्जक वे शोधन अभिकर्मक होते हैं जिनमें साबुन के सभी गुण होते हैं परंतु जो वास्तव में साबुन नहीं होते हैं। देखो यह मृदु तथा कठोर दोनों प्रकार के जल में प्रयुक्त किए जाते हैं। यह बर्फीले जल में भी झाग दे देते हैं। इन्हें साबुन विहीन साबुन भी कहते हैं। ये ठोस, द्रव, पाउडर आदि सभी रूपों में पाए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं मिशेल। देखो साबुन जैसे सोडियम स्टीयरेट में मिशेल का बनना इस प्रकार है। सर्वप्रथम सोडियम स्टीयरेट अणुओं का जल में आयनन होता है। जैसे ये इसकी अभिक्रिया हो गई। आयनन से प्राप्त ऋणायनों को हम निम्न प्रकार से लिखते हैं। देखो मतलब कैसे लिखते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब जल विरागी और जल स्नेही। ठीक है,
जल विरोधी मतलब जल में से जो बाहर रहता है, और जल स्नेही मतलब जो जल में रहता है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं, देखो यहाँ हाइड्रोकार्बन भाग अर्थात C17H35 इस कण की पूंछ तथा ध्रुवीय भाग COO- सिर कहलाता है। इस प्रकार अणुओं का ध्रुव स्नेही तथा ध्रुव विरोधी भाग परस्पर जुड़कर एक व्यवस्थित रूप में इकट्ठे होकर मिशेल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मिशेल का ये डायग्राम है, ये देखो, ये जल स्नेही भाग और ये जल विरोधी भाग होता है, ठीक है। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं कि साबुनों की शोधन क्रिया क्या है। साबुनों की शोधन क्रिया देखते हैं। मिशेल में एक जल विरोधी हाइड्रोजन का केंद्रीय क्रोड होता है। साबुन के द्वारा शोधन क्रिया में साबुन के अणु तेल की बूंदों के चारों ओर इस प्रकार से मिशेल बनाते हैं कि स्टीयरेट आयन का जल विरागी भाग बूंदों के अंदर होता है एवं जल रागी भाग चिकनाई की बूंदों के बाहर कांटों की तरह निकला रहता है। इस स्टीयरेट आयनों से गिरी हुई तेल की बूंदें जल में खिंच जाती है एवं गंदगी सतह से हट जाती है। इस प्रकार साबुन तेलों एवं वसाओं का पायसीकरण करके धुलाई में सहायता करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो एक कपड़े पर ग्रीस है, स्टेरिट आयनों द्वारा ग्रीस की बूंदों बनी हुई मिशेल और ग्रीस बूंदों के चारों ओर व्यवस्थित स्टेरिट आयन। अब इसके बाद में अपन देखते हैं, देखो मिशेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है क्योंकि तेलीय मैल मिशेल के केंद्र में एकत्र हो जाता है। मिशेल विलयन में कोलाइडी के रूप में बने रहते हैं तथा आयन आयन विकर्षण के कारण वे अविक्षेपित नहीं होते हैं। इस प्रकार मिशेल में तैरते मैल को आसानी से हटाया जा सकता है। साबुन के मिशेल प्रकाश को परिकीर्णित कर सकते हैं, यही कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है। अब नेक्स्ट देखो, अपन ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कशन करेंगे।